वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया फैमिली कॉमेडी मूवी, जिसकी स्टोरी कहीं पर आपको इमोशनल करेगी तो ज्यादातर जगहों पे आपको हंसाने का काम करेगी। मूवी का प्लॉट ऐसा है कि अगर मैंने इंट्रो दे दिया ना तो मजा खराब हो जाएगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आप इस मूवी को फुल एंजॉय करोगे और इससे आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत मनीषा नाम की लड़की से होती है, जो शाम के समय के लिए समंदर के किनारे उदास खड़ी होती है। और तभी वहां पे उसके परिवार वाले आ जाते हैं, जो मनीषा से कहते हैं कि कब से हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो, चलो हमारे साथ। आखिर हो क्या गया है तुम्हें, कब तक ऐसे उदास बैठी रहोगी, टेंशन में रहोगी। तो मनीषा कहती है जो प्रॉब्लम अभी मैं फेस कर रही हूँ ना, उसके चलते अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए आप लोग चले जाइए, मुझे मन हुआ तो मैं आ जाऊंगी। इसीलिए दोस्तों उसके परिवार वाले भी वहां से चले जाते हैं। अब उसके जाते ही हम कुछ बदमाश लड़कों को देखते हैं। उनकी नजर जैसे मनीषा पर पड़ती है तो वो उसको गंदे कमेंट्स पास करने लगते हैं। ये सुनकर मनीषा उनसे कहती है कि देखो, तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मुझसे शादी करनी होगी, करोगे क्या। अब ये सुनकर वो लड़के हैरान कि बड़ी अजीब लड़की है। वो कहते हैं कि हम तो 4 लोग हैं, एक साथ शादी करेंगे तो चलेगा क्या। अब ये सुनकर मनीषा थोड़ा सा डर जाती है। वो लड़के उसके साथ तो बदतमीजी करने वाले थे कि तभी वहां पे पेट्रोलिंग करता हुआ एक ऑफिसर आ जाता है, जो उन लड़कों को वहां से भगा देता है और मनीषा से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अब वो रास्ते में उससे कहता है कि इतनी रात हो गई, तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। तो मनीषा कहती है कि मुझे टेंशन है क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही। तो ऑफिसर हैरान कि सुंदर तो दिखती हो, फिर ऐसा क्या हो गया, कोई पेरेंट्स नहीं है क्या तुम्हारे जो शादी नहीं करवा पा रहे हैं। ये सुनकर मनीषा कहती है कि वो बात नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। फिर वो अपनी प्रॉब्लम ऑफिसर के कान में बताती है, जो हमें नहीं बताया जाता फिलहाल। लेकिन ये प्रॉब्लम सुनते ही ना मनीषा को ऑफिसर वहीं पे उतार देता है और कहता है चले जाओ पैदल यहाँ से, भगवान जाने वो कौन सा बदनसीब होगा जो तुमसे शादी करेगा। अब बेचारी मनीषा फिर उदास। अगले सीन में हम एक स्वामी को देखते हैं, उसको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों इंटरव्यूअर उससे उसकी जिंदगी में आए हुए कुछ ऐसे लम्हों के बारे में बताने के लिए कहता है जिसने स्वामी को भी हैरान कर दिया हो कभी। तो स्वामी कहते हैं ये कहानी जिसने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया था, वही कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। कहानी है विष्णु नाम के लड़के की। तो दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा अपनी मेन स्टोरी से थोड़ा साइड हो जाएंगे और विष्णु के परिवार वालों को देखते हैं, जिनके घर लड़की वाले आए हुए हैं विष्णु को देखने के लिए। लेकिन विष्णु अभी तक घर नहीं आया था। विष्णु के माता पिता टेंशन में होते हैं कि हर बार ये लड़की को रिजेक्ट कर देता है, पता नहीं आज भी इसे कोई लड़की पसंद आएगी भी कि नहीं। तो विष्णु घर आता है। विष्णु के बारे में आपको क्या ही बताऊं दोस्तों, बंदा पानी भी पिएगा तो अपनी राशि के हिसाब से, आज का दिन कैसा है, लड़की से मिलना चाहिए या नहीं, कुछ खाना है या नहीं, सब कुछ वो अपनी कुंडली देखकर डिसाइड करता है। और अगर इनमें से कुछ भी करने के लिए मना होता तो फिर चाहे काम कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, विष्णु उसे बिल्कुल भी नहीं करेगा। मतलब जो कुंडली में लिखा हुआ है, जो राशि फल है, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। उसके कांटेक्ट में एक पंडित जी हैं जो हमेशा उसको उसकी राशि देखकर बताते रहते हैं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो सीधे कह देते हैं आज लड़की देखेगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा तेरा, अब शगुन होगा, इसीलिए भाग जा वहां से। अब विष्णु परेशान कि यार अब क्या बहाना ढूंढूं। तभी उसकी नजर जाती है लड़की की स्माइल पर, जहां दांतों के बीच में टनल बनी हुई है। दोस्तों विष्णु कहता है कि इस टनल में मेरी जिंदगी फंस जाएगी मम्मी पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकता। बताओ यार, बहाना दिया भी तो कैसे। इतना कहकर वो भाग जाता है। घर वाले और परेशान कि बताओ ये लड़की भी गई, 32 का हो गया, न जाने कब शादी करेगा। अगले सीन में विष्णु अपने कॉलेज आता है, क्योंकि वो एक जूनियर लेक्चरर है और इस एकेडमिक ईयर में जो उसका सुपरवाइजर था उसने खूब शिकायत की थी कि विष्णु सिगरेट पीता है, नशा करता है, क्लास में ध्यान नहीं देता। इसीलिए पुराना सुपरवाइजर विष्णु को निकालने पे तुला हुआ है। दोस्तों विष्णु यहाँ भी टेंशन में होता है कि यार लगता है नौकरी भी जाएगी। और तब आती वहां पे मनीषा, जो कॉलेज की सीनियर लेक्चरर है। उसने फैकल्टी से रिक्वेस्ट करके विष्णु को एक और साल उसके अंडर में काम करने की बात की थी। हालांकि बाकी सुपरवाइजर मनीषा को वार्निंग भी देते हैं कि ऐसा मत करो, तुम्हें दिक्कत होगी, लेकिन मनीषा नहीं सुनती और वो विष्णु को अपने पास बुलाती है। विष्णु तो देखते ही उसको पसंद करने लग जाता है कि हाय कितनी सुंदर है यार। मनीषा की बातों से ज्यादा वो उसको ही देख रहा होता है। तो मनीषा उससे कहती है कि देखो, इस साल तुम्हें अच्छे से मेरे अंडर में काम करना होगा और फिर तुम्हें प्रमोट कर दिया जाएगा, इसीलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना पड़ेगा, वरना कॉलेज तो तुम्हें बाहर निकालने के फुल मूड में है। अच्छा ये बताओ कि सिगरेट पीते हो, एक काम करो च्युइंगम साथ में रखा करो, पीने के बाद स्मेल कम आती है। अब वो उससे कहती है कि एक सीक्रेट बात बताऊं तुम्हें, किसी को बताना मत वरना तुम्हारी खैर नहीं। वो सीक्रेट ये है कि मैं भी दिन में 2 बार सिगरेट पी लेती हूँ आराम से। अभी है क्या तुम्हारे पास, है क्या। विष्णु हैरान कि भाई ये क्या है, ये तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। और वो जल्दी से सिगरेट जलाकर मनीषा को देता है। तो मनीषा उससे कहती है एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई है क्या। विष्णु कहता है शादी तो नहीं हुई, वही तो नहीं हो रही है। तो मनीषा कहती क्यों, कोई दिक्कत है क्या तुम्हारे अंदर जो शादी नहीं हो पा रही है, कुछ अंदर का मामला खराब है क्या। तो विष्णु हैरान कि कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो। वो कहता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कोई लड़की नहीं मिली, मतलब ऐसी लड़की जो मुझे पसंद आ जाए। तो वो कहती है मैं कैसी हूँ, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं सिगरेट पीती हूँ तो बैड गर्ल होंगी। अरे ऐसा कुछ मत सोच लेना मेरे बारे में। विष्णु सोच में पड़ जाता है कि यार कोई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकता है।
मेरी हालत खराब हो रही है इससे बात करने में, शर्म आ रही है मुझे, लेकिन इसको क्यों नहीं आ रही। एक तो खड़े खड़े 2 सिगरेट फूंक ली, ऊपर से कहती कि मैं बैड गर्ल नहीं हूँ। हे भगवान, जैसे तैसे ये साल निकलवा दो इसके अंडर, बाकी मैं देख लूंगा। लेकिन दोस्तों ये तो बस शुरुआत थी। मनीषा कहती कि विष्णु, पासी में मस्त बार है, मैं तो अंदर नहीं जा सकती वरना सब बैड गर्ल कहेंगे, इसलिए तुम जाओगे क्या वहां पे, मुझे वहां की दारू पीनी है। विष्णु तो दोस्तों ये सुनकर बेहोश ही होने वाला था कि इतना नशेड़ी तो मैं भी नहीं हूँ जितनी ये है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। बेचारा एक बोतल लेकर वापस आता है, जिसे मनीषा एक बार में ही पूरी बोतल घटक जाती है और पीने के बाद फिर से विष्णु से कहती है कि तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बैड गर्ल हूँ। देखो अगर ऐसा लगेगा ना तो मुझे बता देना। विष्णु को पता था कि कुछ उसने कहा तो पक्का ये उसको कॉलेज से निकाल देगी, इसीलिए वो कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम तो सबसे अच्छी लड़की हो, तुम जैसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी, कसम से बता रहा हूँ। मनीषा बड़ी खुश, वो कहती तुम्हें पता है तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे समझा, अरे बाकी कोई मुझे समझता ही नहीं। अब समझ ही रही हो तो चलो एक किस कर लो ना। दोस्तों हवा निकल जाती विष्णु की ये सुनकर। वो मनीषा की कार से उतरकर भाग जाता है कि किसके साथ फंस गया भगवान। तो वो जल्दी जल्दी पंडित जी को कॉल लगा के कहता है कि पंडित जी आज एक लड़की किस कह रही थी करने को, राशि देखकर बताइए क्या कर सकता हूँ कि नहीं। पंडित जी कहते हैं ऐसा मत करना वरना वो अनर्थ हो जाएगा, आइंदा कभी किस करने लायक नहीं बचोगे, आज की रात सारी लड़कियों से 100 कदम दूर रहना। तो बेचारा विष्णु 100 कदम गिनकर दूर भाग जाता है और मेडिकल से बीपी की गोली खाकर थोड़ा रेस्ट करता है कि चलो बच गया मैं आज। पर तभी वहां पे फिर से मनीषा आ जाती है, जो विष्णु से कहती है कि मैंने कहा ना किस करोगे या नहीं, बोलो जल्दी यार, लेट हो रही है, तुम नहीं करोगे तो मैं किसी और से मांग लूंगी। और वो आसपास से गुजर रहे सारे आदमियों से कहती है कि भैया प्लीज यार एक किस दोगे क्या। सारे आदमी हैरान दोस्तों कि भैया बोलकर कौन किस मांगता है, तो वो सारे के सारे वहां से भाग जाते हैं। विष्णु से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था ये, उसको तो ये लगता है कि मनीषा को कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, इसीलिए वो उसके घर उसको लेके जाता है जो कि काफी बड़ा और आलीशान लग रहा है। मनीषा उससे फिर कहती है कि विष्णु तुम मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहे ना कि मैं बैड गर्ल हूँ, क्योंकि अब मैं तुमसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। विष्णु सोचता है पहले सिगरेट फिर दारू उसके बाद किस, अब कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत ना करने की सोच रही हो, ये मुझे कहीं ऐसा वैसा तो नहीं समझ रही। इसीलिए गुस्से में वो उसको सीधा थप्पड़ जड़ देता है कि मैं तुम्हें क्या उस टाइप का लग रहा हूँ 2 नंबर का। बेचारी मनीषा का दिल टूट जाता है, बेचारी तो नहीं लेकिन फिलहाल बेचारी समझ लो। वो विष्णु से कहती है कि पिछले कुछ सालों से हर इंसान जो मुझसे मिला उसने मेरे बारे में गलत सोचा, लेकिन मुझे लगा तुम मुझे समझते हो, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा कि तुम मेरे बारे में बुरा तो नहीं सोचते, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी, लेकिन तुमने भी मुझे बाकियों की तरह बैड गर्ल समझा। ये सुनकर अब थोड़ा सा विष्णु को भी बुरा लगता है कि यार गलत बोल दिया मैंने। अब वो कहता है कि तुम मेरे बारे में कहाँ कुछ जानती हो, और ऐसे डायरेक्ट कहोगी तो कोई भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा ना। तो मनीषा कहती है तो कितने दिन चाहिए तुम्हें, प्यार हो जाने को सिर्फ एक मोमेंट काफी होता है, जो मुझे तुमसे हो गया। इतना कहकर वो चली जाती है वहां से। विष्णु को भी मनीषा की बातों से प्यार हो गया था दोस्तों, पसंद तो वो पहली नजर में ही करने लगा था उसको, इसीलिए अब वो मनीषा के आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है। वो पंडित जी से भी कहता है कि मनीषा की राशि देखकर बताइए कि हम दोनों की कुंडली मैच करती है या फिर नहीं। तो पंडित जी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल मैच करती है, तुम शादी कर लो, बेस्ट जोड़ी रहेगी। विष्णु सच में खुश हो जाता है कि अब तो मनीषा को मेरा होने से कोई रोक नहीं सकता। तो विष्णु मनीषा को अपने घर वालों से भी मिलवाता है, लेकिन ये नहीं बताता कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब हम स्वामी जी को देखते हैं, जहाँ इंटरव्यूअर कह रहा होता है कि भगवान ने क्या किस्मत दी है विष्णु को, ऐसी लड़की किस्मत वालों को मिलती है। मेरी तो शादी हो गई, लेकिन अगर दूसरी करनी होती तो इसी तरह की लड़की से करता। तो स्वामी जी कहते हैं क्या कहा तुमने, दूसरी शादी करनी होती तो मनीषा जैसी लड़की से करते, अगर करना है तो बताओ, मनीषा से तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। अब इंटरव्यूअर हैरान कि क्या कह रहे हो, विष्णु का क्या होगा। स्वामी जी कहते हैं तुमने पूरी कहानी कहाँ सुनी, आगे बताता हूँ। दोस्तों हम फिर से विष्णु और मनीषा को देखते हैं, जहाँ मनीषा विष्णु से कहती है कि क्या तुम्हारी नजर में कोई लड़का है जो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। विष्णु कहता है पागल हो क्या, प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, फिर दूसरे लड़के का क्या करोगी। अब मनीषा कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए दूसरे लड़के के बारे में पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो परेशानी है उसको तुम नहीं झेल पाओगे। तो विष्णु भी कहता है कि अरे ऐसे कैसे नहीं झेल पाऊंगा, तुमसे प्यार करता हूँ, आज से तुम्हारी सारी परेशानी मेरी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, जल्दी से जल्दी दोनों शादी कर लेंगे। अब मनीषा बड़ी खुश। इसके बाद मनीषा की मुलाकात उसके ही कॉलेज के बाकी सुपरवाइजर से होती है, जो विष्णु को कॉलेज से निकालना चाहते थे। वो मनीषा को बताते हैं कि विष्णु से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो, क्योंकि शायद तुम्हें नहीं पता होगा वो बाथरूम भी जाता है ना तो राशि देख कर जाता है, तुम्हारी राशि के हिसाब से तुमसे मिलना उसके लिए ठीक होगा, इसीलिए वो तुमसे मिलता है, वरना वो तो मिलने से रहा। मनीषा को यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो सीधे विष्णु से कहती है तुम क्या सच में मुझसे राशि देखकर प्यार करते हो, ऐसा किया क्या तुमने।
अगर मेरी राशि सही नहीं होती तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे छोड़ देते? नहीं, मैं जा रही हूँ, नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार विष्णु। तो विष्णु कहता है, अरे यार एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं तुमसे बिना राशि के प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। मैंने तो पहले ही कहा था जो तुम्हारी परेशानी है वो सब मैं लेने को तैयार हूँ, तुम टेंशन क्यों लेती हो? तो मनीषा अभी भी कहती कि तुम नहीं कर पाओगे इसीलिए भूल जाओ मुझे। लेकिन विष्णु के जिद करने पर आखिरकार वो बता देती कि मेरी कुंडली में 2 मंगलसूत्र का दोष है। मतलब मेरी जिससे पहले शादी होगी वो पति 6 महीने के अंदर मर जाएगा और दूसरे पति के साथ आराम से फिर मैं जिंदगी गुजारूंगी, इसीलिए कोई भी मेरे साथ शादी करने को तैयार नहीं होता। और बेचारा विष्णु एकदम से सदमे में चला जाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो कैसे कैसे सपने देख लिए थे मनीषा के साथ, अब तो लगता है कि मेरी फील्डिंग सेट है भाई। इसलिए वो सीधा सीधा अपने घर आता है और बहाना बनाते हुए अपनी माँ से 2 मंगलसूत्र दोष के बारे में पूछता है कि ये क्या होता है माँ। तो उसकी माँ कहती कि तुम्हारे पिता को देख लो, जवानी में एक लड़की के पीछे पड़े थे, बाद में पता चला कि लड़की में 2 मंगलसूत्र का दोष है, तब जाकर इन्होंने उसका पीछा छोड़ा। और सिर्फ इन्होंने नहीं बल्कि पूरे गांव के लड़कों ने उस लड़की से दूरी बना ली। बेचारी की शादी नहीं हुई तो उसने आत्महत्या कर ली। अब ये सुनकर विष्णु भी टेंशन में आ जाता है कि कहीं मनीषा भी आत्महत्या ना कर ले। इस तरह सारा का सारा टाइम वो टेंशन में रहने लग जाता कि भगवान क्या किस्मत दी तूने मुझे, आधी जिंदगी सिंगल रखा और जब मिंगल होने की बारी आई तो फील्डिंग सेट करके रखी, अच्छा क्या तूने। इसी टेंशन में मस्त विष्णु दारू पीने लग जाता है, पार्टी करता है। उसने फैसला कर लिया था कि वो मनीषा से शादी नहीं करेगा, लेकिन तभी वहां पे मनीषा आ जाती है और जब उससे कहती कि तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी और देखो यहाँ पार्टी कर रहे हो, तो तुम मुझसे शादी तो करने वाले हो ना, बहुत सारे वादे किए हैं तुमने, इसलिए शादी तो करनी पड़ेगी। अब विष्णु मन ही मन सोच रहा होता है कि शादी की तो मैं मरूंगा, नहीं की तो ये आत्महत्या ना कर ले, कहाँ फंस गया यार। तो मनीषा भी उससे कहती कि तुम अब पीछे नहीं हट सकते, इसीलिए कल सुबह मेरे घर आ जाना वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी। इतना कहकर मनीषा चली जाती है। इसके बाद विष्णु जल्दी से पंडित जी के पास आता है ताकि उनसे कुछ उपाय मांग सके, लेकिन घर पर आते ही उसको पंडित जी शराब के नशे में अपने दोस्त से बातें करते हुए नजर आते हैं कि मुझे तो कुंडली पढ़ना भी नहीं आता, आजकल चैट जीपीटी से सब कुछ बता देता हूँ, उसी से पढ़कर ज्ञान बांटता रहता हूँ लोगों को। अरे मुझे क्या पता एआई सही बताता है या नहीं, लेकिन मुझे इससे क्या, जब तक काम चल रहा है बढ़िया है। अरे जब तक विष्णु जैसे लोग मेरा धंधा चलाते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बेचारा विष्णु वहीं सदमे में गिर जाता है कि जिस पंडित जी पे वो आंख बंद करके भरोसा करता था वो तो खत्म आदमी है। फिर वो और विष्णु का दोस्त मिलकर पंडित जी को मस्त डांट लगाते हैं कि आइंदा किसी के साथ ऐसा स्कैम किया ना तो जिंदगी से स्कैम करा देंगे। और अब बेचारे विष्णु के पास दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं, उसको मनीषा की यह शर्त भी माननी होगी, मतलब शादी वाली। अगले दिन की बात है, विष्णु जाते हैं मनीषा के घर पर। जैसा कि उसने उसको बुलाया था तो सारे घर वाले ऐसे बैठे होते हैं मानो घर में कोई अनहोनी हो गई हो, क्योंकि उनको लग रहा था कि विष्णु भी रिश्ते के लिए मना कर देगा। मनीषा भी विष्णु से कहती है कि बताओ ना विष्णु, क्या सोचा तुमने, शादी के बारे में करोगे या नहीं। विष्णु के दिमाग में तो यही चल रहा होता है कि मना करता हूं तो यह आत्महत्या कर देगी, जो मुझसे देखा नहीं जाएगा। उसके प्यार की खातिर खुद सूली पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ और कह देता है वो कि ठीक है मैं मनीषा से शादी करने को तैयार हूँ। सारा परिवार खुशी से नाच उठता है। वो सभी विष्णु का शुक्र अदा करने के लिए तैयार रहते हैं कि बेटा तुमने हमारे बारे में कितना सोचा, तुम्हारे जैसा इंसान हमने देखा नहीं कहीं। विष्णु भी सोचता है कि कितना अच्छा परिवार है, ऐसा परिवार कहाँ मिलता है। पर मनीषा कहती कि 5 मिनट रुको, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि कितना अच्छा परिवार है। और तब थोड़ी देर के बाद विष्णु देखता है कि मनीषा के पिता साइड में होकर किसी बंदे से बात कर रहे हैं कि बलि का बकरा मिल गया, पहली शादी तो नॉर्मल कर देंगे लेकिन अगली वाली धूमधाम से होगी। और विष्णु बेचारा सोच रहा होता है कि ये क्या है, जैसे मनीषा ने एक्टिंग करके मुझे फंसाया, उसके परिवार वाले तो उससे भी बढ़ के एक्टिंग करते हैं। ये कम नहीं था कि वकील साहब आकर विष्णु से कह देते हैं कि बेटा आधार कार्ड दे दो, एग्रीमेंट बनाना है कि शादी के बाद तुम मर जाओगे तो मनीषा और उसके परिवार की कोई गलती नहीं होगी। विष्णु समझ चुका था कि मेरे मरने की सारी तैयारियां ऑलरेडी हो चुकी हैं। क्या किस्मत दी है भगवान तूने मुझे, वाह, लगता है अब तो अगले जन्म में कमबैक होगा। अगले दिन विष्णु अपने माता पिता को भी लेकर आ जाता है मनीषा के घर पर, जहां मनीषा के परिवार वाले फिर से अपनी एक्टिंग की कला दिखाकर विष्णु के माता पिता को शादी के लिए मना लेते हैं कि हम एक काम करते हैं, नॉर्मल शादी करते हैं, क्यों खर्चा करना फालतू का, दहेज भी नहीं दे सकते क्योंकि हम तो कर्ज में डूबे हुए हैं। बेचारे विष्णु के माता पिता वो इस चीज के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा क्या करने जा रहा है। तो अब शादी की डेट फिक्स हो जाती है, दोनों तरफ से तैयारियां होती हैं और देखते ही देखते शादी वाला दिन भी आ जाता है। सारे मेहमान आए होते हैं विष्णु की मौत का तमाशा देखने, मेरा मतलब उसकी शादी देखने के लिए। शादी और मौत तो एक जैसी थी विष्णु के लिए फिलहाल, लेकिन ये शादी पूरी हो पाती इससे पहले ही अपशगुन शुरू हो जाता है। अभी दोनों ने फेरे भी नहीं लिए थे कि तभी सामने से जा रही है गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और सीधे वो विष्णु की तरफ आकर उसे टक्कर मार देती है। टक्कर गहरी नहीं थी लेकिन इससे वो डायरेक्ट रोड पे जा गिरता है। और अब यहाँ तो गाड़ियों की लाइन लगी थी, एक से बचता तो दूसरी गाड़ी उसको ठोकने को तैयार होती। इस तरह कई बार मौत के मुंह से आते जाते रह जाता है वो, लेकिन जैसे तैसे उसकी जान बच जाती है दोस्तों।
पर चोट तो गहरी आई थी, इसीलिए उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां मनीषा और उसके परिवार वाले कहते हैं कि देखिए शादी होते ही अपशगुन शुरू हो गया, इसलिए हमने फैसला किया है कि कुछ महीने के लिए मनीषा और विष्णु एक दूसरे से दूर रहेंगे ताकि दोनों को कोई नुकसान ना हो। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं। अब फिर से हम देखते हैं स्वामी को, जो ये कहानी सुना रहा है, जो कहते हैं कि अब टाइम आ गया है मेरे जाने का, क्योंकि मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। तो इंटरव्यूअर कहता है कि अरे सर, आगे क्या हुआ वो तो बताओ। तो स्वामी कहता है कि ठीक है, जब तुम जिद कर ही रहे हो तो बता देता हूँ। और हम यहाँ से अब 4 महीने के बाद का सीन देखते हैं, जहां इन 4 महीनों में एक बार भी मनीषा विष्णु से नहीं मिली, जिससे कि अभी तक वो जिंदा था। लेकिन विष्णु के माता पिता उससे कहते हैं कि अरे आखिर मनीषा या उसके घर वाले तुम्हें कोई देखने के लिए क्यों नहीं आया? क्या वो तुमसे प्यार नहीं करती मनीषा? अगर करती है तो अभी तक तो आ जाना चाहिए था मिलने के लिए। तो विष्णु कहता है कि प्यार करती है इसीलिए तो मिलने नहीं आ रही, कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। तो मम्मी पापा हैरान कि ये क्या कह रहा है बेटा, अरे ऐसा कौन सा प्यार हो गया जो दूर रहने से बढ़ता है? तब जाकर विष्णु उनको रिवील करता है कि शादी का असली मकसद मनीषा की कुंडली से 2 मंगलसूत्र का दोष निकालना था, क्योंकि शादी के बाद पहला पति 6 महीने के अंदर मर जाएगा, और वो तो इस चीज की टेंशन में है कि अगर वो मुझसे मिलती है तो कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। इसके बाद हमें शादी से पहले के सीन को दिखाया जाता है, जहां मनीषा विष्णु से मिलने के लिए आई थी। वो उससे कहती है कि देखो विष्णु, हमें ये शादी कैंसिल कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी होते हुए नहीं देख सकती। मैंने तुम्हें शादी के लिए इसलिए नहीं मनाया कि मैं तुम्हारे मरने के बाद दूसरे पति के साथ खुश रहूं, जबकि सच्चाई ये है कि मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करती हूँ। शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन 1 साल पहले जब मैं आत्महत्या करने समंदर के किनारे बारिश में खड़ी थी, तब तुम वहां पे मेरे पास छतरी लेकर आए थे। उस टाइम तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी कहा कि जो भी परेशानी हो उसका हल निकालने से निकलता है। ये कहा था तुमने, तुम्हें याद होगा कि नहीं पता नहीं। तुमने फिर मुझे कहा घर जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो इतना कहकर विष्णु चला जाता है वहां से। और तब पंडित जी ने उससे कहा था उस दिन कि बेटा आज किसी पराई लड़की को मत देखना। इसलिए विष्णु ने मनीषा से नजर मिलाई ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने मनीषा की मदद की, और तभी से मनीषा उससे सच्चा वाला प्यार करने लगी थी। और विष्णु को सच में कुछ ना हो जाए, इसीलिए वो शादी कैंसिल करना चाह रही थी। ये जानकर विष्णु कहता है कि मैं भी तुमसे सच्चा वाला प्यार करता हूँ, और अब मेरा अंधविश्वास से भरोसा उठ चुका है। अगर हमारा प्यार सच्चा हुआ तो देखना शादी के बाद भी मुझे कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैं तुमसे शादी करके रहूंगा। और तब जाकर दोनों की शादी हुई, लेकिन बेचारे का उसी टाइम एक्सीडेंट हो गया। अब सच्चाई जानने के बाद विष्णु के माता पिता उसको और मनीषा को लेकर स्वामी के पास आते हैं और उनसे मदद मांगते हैं 2 मंगलसूत्र की समस्या के बारे में। तो स्वामी पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने लग जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने 2 मंगलसूत्र वाली लड़की की कुंडली देखी थी, लेकिन जब वो लड़की पैदा हुई थी तब उसकी राशि अलग थी और वो दिन अमावस्या का था। उसमें से कुछ भी मनीषा की कुंडली से मैच नहीं कर रहा था। तो स्वामी जी ये नतीजा निकालते हैं कि मेरे ख्याल से मनीषा की कुंडली किसी ने बदल दी है। उसकी कुंडली में 2 मंगलसूत्र का दोष है ही नहीं, ये काम किसी ने जानबूझ के किया है। अब ये सुनते सारे लोग हैरान, और तब विष्णु को याद आता है कि जब शादी के टाइम उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उस टाइम सारी गाड़ियां उसी की तरफ आ रही थी। उन्हें मनीषा के घर वाले ही इशारा करके विष्णु की तरफ भेज रहे थे कि उसे टक्कर मारनी है। मतलब उस एक्सीडेंट में मनीषा के घर वालों का हाथ था, और हो ना हो उन्होंने ये कुंडली बदली होगी। लेकिन आखिर क्यों, इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। इसीलिए विष्णु और मनीषा दोनों मनीषा के घर पे आते हैं और उसके पिता से कहते हैं कि आपका सारा सच सामने आ चुका है कि आपने कुंडली बदली है, इसलिए बताओ कि आखिर ऐसा किया क्यों। तो ये सुनकर मनीषा के पिता सारी सच्चाई बताने को तैयार हो जाते हैं, और यहाँ पर पता चलता है दोस्तों कि मनीषा के असली माता पिता कोई और थे, और वो दूसरे कपल की बेटी है जो बहुत ही अमीर बिजनेसमैन थे। लेकिन एक रात उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मनीषा के माता पिता दोनों मारे गए, और तब मनीषा पर वहीं से गुजर रहे उसके अभी वाले माता पिता की नजर पड़ी, जो मनीषा को संभालते हैं। क्योंकि वो जिंदा थी तो उन्होंने फैसला किया कि वो मनीषा को पालेंगे। पर तब उनको पता चला कि मनीषा तो 200 करोड़ की मालकिन है। अगर उसके पेरेंट्स को कुछ होता है तो 22 साल की होने के बाद मनीषा की शादी होती है, तो आधी प्रॉपर्टी तो मनीषा की और उसके पति की हो जाएगी। तो मनीषा के ये जो नए पेरेंट्स थे, इन्होंने सोचा कि अगर शादी हुई तो सब कुछ चला जाएगा, इसीलिए उन्होंने 2 मंगलसूत्र का नाटक रचा ताकि कोई भी उससे शादी ना करे। सारे लड़के मनीषा से शादी करने से डरते रहे, लेकिन जब विष्णु नहीं डरा तो उन लोगों ने उसकी जान लेने की भी सोची, लेकिन किस्मत से वो बच गया। अब ये सुनकर मनीषा का दिल टूट जाता है कि जिन पर मैंने इतना भरोसा किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। फिर उसके पेरेंट्स मनीषा से माफी मांगते हैं कि बेटा हम लालच में आ गए थे, हमें माफ कर दो। वैसे मनीषा अच्छे दिल की है दोस्तों, इसीलिए वो माफ कर भी देती है, क्योंकि कुछ भी हो बिना तकलीफ के बचपन से इन लोगों ने उसको पाल पोस के बड़ा किया था, और अब उनको उनकी गलती का एहसास हो चुका है। तो सब कुछ इस तरह ठीक होने के बाद धूमधाम से इनकी शादी करवा दी जाती, जिसकी इस तरह हैप्पी एंडिंग होती है। बाकी बढ़िया थी ना मूवी। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।